हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विथ आर.के. झा। और जैसा कि हम और आप समझ चुके हैं कि हमारा मकसद प्रोग्रामिंग को एफिशिएंटली लोगों तक पहुँचाना है, स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है। इसी मिशन पर काम करते हुए हम लोग अभी आज फिर से सी का क्लास करने वाले हैं और सी के पिछले वीडियोस में जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया उसके आगे इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे। जिस व्यूअर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें। स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाएँ। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। हम लोग, हमारी टीम बहुत हार्ड वर्क कर रही है प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्टूडेंट्स के बीच में एफिशिएंटली इंक्रीज करने के लिए। तो जिन्होंने सी के हमारे पिछले वीडियोस को वॉच नहीं किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप पिछले वीडियोस को भी वॉच जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली समझ में आए। तो आज के इस क्लास में हम लोग सी के अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप, ये तीन चीजों को समझने का काम करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए, जिससे स्टूडेंट्स अब ये समझ चुके हैं कि जब हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो हमें कौन कौन से सेक्शंस पे काम करना होता है और किस सेक्शन का किस तरीके से और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। आज के टॉपिक में, आज के क्लास में जिस टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब प्रोग्राम आप बनाते हैं तो हमें दिखता है, बुक में दिखता है, जब हम किसी प्रोग्राम को देखते हैं तो हमें दिखता है कि वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, कॉन्स्टेंट्स का यूज हो रहा है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, यूज करने के लिए उसे पर्टिकुलर एक डेटा टाइप देना होता है। तो ये डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल्स क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो कीप वॉचिंग, एंड तक जरूर देखें ताकि हर टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। एक चीज और मैं आपको बता दूं, वेरिएबल, कांस्टेंट की बात आज हम लोग सी के क्लास में तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सी का होगा। जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, आप यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं। सिर्फ कुछ कंडीशंस, कुछ सिंटैक्सेज, कुछ फॉर्मेट्स ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लेकिन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली जो कहेगा वो हर लैंग्वेज के लिए सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बातें आज आप सी के अंदर सीखेंगे, ये बातें आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम आने वाली है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी है जो किसी भी यूजर डिफाइंड नेम के थ्रू क्रिएट होता है। यानी वेरिएबल को यूजर डिफाइंड नेम भी हम लोग कह सकते हैं। वेरिएबल कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। यानी वेरिएबल को यूज करने में हमें नेमिंग कॉन्सेप्ट को कुछ फॉलो करने होते हैं, कुछ नोमेनक्लेचर हमारे पास है जिसे हमें फॉलो करना होता है कि किसी भी प्रोग्राम में के अंदर वेरिएबल का नेमिंग हम कैसे लेंगे। ओके, तो वेरिएबल के बारे में अगर हम लोग कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यूज्ड टू स्टोर द डेटा, है ना। और ये कह सकते हैं कि क्रिएटेड बाय एनी यूजर डिफाइंड नेम, ओके, आइदर ओनली अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक, ओके।
तो वेरिएबल नेम जब क्रिएट किया जाएगा हम ये कहेंगे क्रिएटेड बाय एनी यूजर डिफाइंड, कोई भी यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है, ओनली सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। ये हो गया इसका क्रिएशन। लेकिन इसका यूज क्या है, तो हमने सबसे पहले यूज ही लिखा कि यूज टू स्टोर द डेटा। वेरिएबल को आप क्यों यूज करेंगे, जो कोई भी डेटा आप इनपुट करेंगे प्रोग्राम के अंदर, तो उस डेटा को होल्ड करने के लिए हमें जिस क्वांटिटी का यूज करना है उस क्वांटिटी का नाम ही होता है वेरिएबल। नोट्स में आपको पूरा डिटेल्स, डेफिनेशंस और पर्पस लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि वेरिएबल को ही यूज करना क्यों जरूरी है। जैसे हम अगर बात करें कोई भी कांस्टेंट डेटा, मतलब इनपुटेड डेटा की बात करें, हमने बोला कि कोई भी इनपुट डेटा आप जब करते हैं तो उसे होल्ड करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करेंगे, यानी यूज टू स्टोर द डेटा। सपोज एग्जांपल a इक्वल टू 10 हमने लिखा, यानी 10 हमारा यहाँ डेटा हुआ और 10 को हम स्टोर करवा रहे हैं a के अंदर, a यहाँ हमारा वेरिएबल हुआ। तो हम मैथमेटिक्स में भी इस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखते हैं, a इक्वल टू 10, तो वहां भी हम लोग ये बोलते हैं कि 10 डेटा को a के अंदर रख रहे हैं, यानी a इज अ वेरिएबल। मैथमेटिक्स में से ही ये फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। यहाँ हम लोग ये समझेंगे कि 10 एक डेटा है जिसको होल्ड करने के लिए हमने a नाम का एक वेरिएबल यूज किया। अब सवाल ये आ रहा है, क्वेश्चन ये आता है मन में कि वेरिएबल को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज क्यों करेंगे। तो दोस्तों, वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी होगा जिसके नाम से ही मेमोरी स्पेस का एलोकेशन होता है। आप अब इसको इस तरीके से समझें कि हमें डेटा इनपुट करना है प्रोग्राम में। जब हमारा कोई प्रोग्राम काम कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, तो यूजर से डेटा आस्क करता है, यूजर से डेटा एंट्री लेता है। यूजर जो कोई भी डेटा इनपुट करेगा उस डेटा को मेमोरी में होल्ड होना चाहिए ताकि फर्दर उस पर प्रोसेस हो सके। अब अगर स्पेस मेमोरी में क्रिएट ही ना हो, डेटा हमारा स्टोर ही ना हो, तो हम उस पर ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। तो मेमोरी में स्पेस को क्रिएट करने का एक और एकमात्र उपाय है बाय द नेम ऑफ वेरिएबल। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस। कंप्यूटर्स एलोकेट द मेमोरी स्पेस ओनली बाय द नेम ऑफ वेरिएबल। So within program we must need to create variables for those programming where we work on data, any types of data, आपको वेरिएबल यूज करना ही पड़ेगा। यानी आप जब डेटा पर काम कर रहे हैं, आप डेटा इनपुट कर रहे हैं, डेटा पर ऑपरेशंस कर रहे हैं, आइदर डेटा विल बी न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डेटा, मे बी एनी टाइप्स ऑफ डेटा, बट हमें कोई भी टाइप का डेटा हो, ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं। हर तरह ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए हमें उसको मेमोरी में होल्ड करना ही होगा, एंड मेमोरी में होल्ड करने के लिए स्पेस एलोकेशंस करना होगा, और स्पेस एलोकेट करने के लिए वेरिएबल नेम क्रिएट करना होगा। तो हम ओवरऑल कंक्लूजन ये बोलेंगे कि वेरिएबल के नाम से ही मेमोरी स्पेस का एलोकेशन होता है, इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल को यूज करना मस्ट होता है। ओके, अब एक कुछ बातें वेरिएबल के नेमिंग रूल्स को भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज फॉलो करना होता है। जैसे कुछ बातें हम लोग करें तो ये हम लोग कहेंगे कि वेरिएबल नेम मे बी 32 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पहला बात ये बोला कि वेरिएबल का नेमिंग जब आप करते हैं तो ये 32 कैरेक्टर लंबा हो सकता है। सेकेंड, इट मे बी आइदर ओनली अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक, और it may be in the combination of more than one characters।
ओके, एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। एक चीज याद रखना है कि ओनली न्यूमेरिक को आप वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, न्यूमेरिक से स्टार्ट करके वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। अल्फा न्यूमेरिक जब वेरिएबल्स लेंगे आप तो स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से होना चाहिए, यानी स्टार्ट विथ अल्फाबेट ओनली। न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता, अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। फोर्थ, स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, यानी इस तरह से कुछ कंडीशंस फॉलो करने होते हैं वेरिएबल के नेमिंग के टाइम में। प्रोग्राम में जब हम वेरिएबल यूज कर रहे होंगे तो हमें कौन सा वेरिएबल किस तरह से लेना है, इस कंडीशंस को फॉलो करके ही हम लोग को काम करना है, ताकि कंपाइलर उसे एरर ना समझे। जैसे कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करें तो जैसे एग्जांपल्स के ऊपर समझिए, ABC, A486BC, राम कुमार, ओके, XYZ486 etc are valid variable name। इस तरीके से कोई भी वेरिएबल का नेमिंग लिया जाए वैलिड है। तो क्या गलत है? 4A45 राम स्पेस कुमार etc आर नॉट वैलिड, यानी इस तरह से अगर वेरिएबल का नाम आप लेते हैं ये वैलिड नहीं होगा। तो क्या वैलिड होगा क्या इनवैलिड होगा, यहां हम लोग वेरिएबल के बारे में समझ चुके और इसके नेसेसिटी को भी समझ गए हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा पर काम करने के लिए वेरिएबल्स का यूज होना मस्ट है, क्योंकि मेमोरी स्पेस का एलोकेशन हमेशा वेरिएबल के नाम से होता है। और एक चीज, एक वेरिएबल एक बार में एक ही डेटा अपने अंदर होल्ड करता है। जैसे एग्जांपल समझा जाए, a = 10, तो यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट ये होगा कि a के नाम से स्पेस एलोकेट होगा और 10 इसके अंदर एज अ डेटा होल्ड होगा। हम यहाँ ये कहेंगे कि ये डेटा हुआ, ये वेरिएबल हुआ। और एक चीज, हर स्पेस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, एक लोकेशन होता है। सपोज ये लोकेशन 3C04, इस तरह से एड्रेस क्या होगा वो इंटरनल चीज है। एड्रेस हम लोग मैनेज नहीं करते, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज होता है। तो यहाँ जो भी इस लोकेशन का नंबर होगा इसको हम लोग एड्रेस कहते हैं। ओके, अब इस ए का कैपेसिटी कितना स्पेस का होगा, कितना बाइट का होगा, वो डिपेंड करेगा कि ए का डिक्लेरेशन किस टाइप से है, जो कि हम लोग आगे डेटा टाइप में इस बात का चर्चा करेंगे। तो अगर a = 10 हमने लिखा और ये मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, अगर सपोज कुछ काम करने के बाद a = हमने 20 लिख दिया, तो अब a के एरिया में 10 हट के अब 20 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि a का फिर से कहीं एलोकेशन होगा और उसमें 20 होगा, नहीं, एक वेरिएबल को एक प्रोग्राम के अंदर एक ही स्पेस मिलता है ना। तो जब एक मॉड्यूल के अंदर की बात कर रहे हैं तो a = 10 लिखने पर ये हुआ, अगर a = 20 लिखा गया तो यहाँ ये इसके बाद 10 हट जाएगा, 20 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को वेरिएबल को समझना होता है। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें अलग अलग टाइप के वैल्यूज पर हम लोग बात करें। अगर a = 20 लिखा हमने तो ये एक इंटीजर टाइप हुआ। b = 4.25, इस डेटा को फ्लोट डेटा कहेंगे। c = सिंगल कोट में d, ये हमारा एक कैरेक्टर डेटा को शो कर रहा है। s = डबल कोट्स के अंदर रामू, ये हमारा स्ट्रिंग डेटा को शो करता है।
यानी डेटा का पहचान उसके फॉर्मेट से होता है। विदाउट डेसिमल का न्यूमेरिक डेटा जो हो उसे हम इंटीजर डेटा कहते हैं। डेसिमल पॉइंट के साथ अगर न्यूमेरिक डेटा आ रहा है, कंप्यूटिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसे फ्लोटिंग डेटा कहते हैं, फ्लोट डेटा। सिंगल कोट में अगर एक लेटर हमने लिया है, अगर एक एग्जांपल और लिया जाए, n इक्वल टू सिंगल कोट में 5, ये भी हमारा कैरेक्टर कहलाएगा। यानी सिंगल कोट के अंदर एक अल्फाबेट हो, एक डिजिट हो या कोई एक सिंबल हो, कोई भी चीज हो सिंगल कोट के अंदर एक अल्फाबेट का, एक कैरेक्टर का, उसे हम कैरेक्टर डेटा प्रोनाउंस करेंगे। और डबल कोट्स के अंदर अगर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन में कैरेक्टर्स आ रहा है तो उसे हम स्ट्रिंग डेटा कहते हैं कंप्यूटर में। तो स्ट्रिंग डेटा को डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया जाता है। तो इस तरह से डेटा और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर काम करेगा। ओके, अब ये हमारा कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट होता है। अभी जैसे हम लोगों ने बात किया, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल ले रहे हैं, अगर a इक्वल टू 10 लिखा तो 10 देख करके, डेटा को देख करके तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 10 इंटीजर टाइप का डेटा है, इसका मतलब a एक इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है। लेकिन कंपाइलर को ऐसे समझ में नहीं आता। प्रोग्राम के अंदर जब आप वेरिएबल्स यूज करते हैं तो आपको ये बताना होता है कि कौन से वेरिएबल किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, इसे फिक्स करना होता है। एक प्रोग्राम के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर एक वेरिएबल एक ही टाइप के डेटा के लिए यूज हो सकता है। तो हम वेरिएबल के टाइप को कैसे बताएंगे? वेरिएबल के टाइप को बताने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। इसका नेमिंग ही है डेटा टाइप, जो ऐसा कीवर्ड्स, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा टेक्निक, ऐसा मेथड जो डेटा के टाइप को डिसाइड करता हो, उस कॉन्सेप्ट को हम डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कहते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कॉन्सेप्ट सपोर्ट करेगा, लेकिन हर लैंग्वेज में डेटा टाइप का संख्या वैरी करेगा, उसका कैपेसिटी वैरी करेगा, यानी कुछ कॉन्सेप्ट्स वैरी करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट होगा डेटा टाइप का सभी लैंग्वेजेस में। तो हम लोग ये कहेंगे कि डेटा दीज आर द प्रीडिफाइंड, हम लोग ये कह सकते हैं कि दीज आर द प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स that are used to declare the type of variables। ये आप कह सकते हैं कि डेटा टाइप आर द प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स that are used to declare the type of variables। ओके, हम इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं, so that the compiler may understand which variable will store what types of constant values। ओके, तो ये इसका हम लोग एक कंप्लीट डेफिनेशन तैयार किए कि डेटा टाइप आर द प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स सो दैट द कंपाइलर मे अंडरस्टैंड व्हिच वेरिएबल विल स्टोर व्हाट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, तो डेटा टाइप यूज करते ही वेरिएबल्स का टाइप डिसाइड हो जाएगा और कंपाइलर को ये क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम के अंदर कौन सा वेरिएबल किस टाइप के डेटा को होल्ड करेगा, और उस वेरिएबल का स्ट्रक्चर भी तय हो जाएगा कि इसके अंदर हम किस तरह का डेटा और कितना स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। अब डेटा टाइप को हम लोग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करेंगे।
हमारे पास जो डेटा टाइप होंगे सी के अंदर वो दो टाइप में डिवाइड किए जाएंगे। डेटा टाइप इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप और स्टैंडर्ड डेटा टाइप। सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब हम यहां इसको क्या कहेंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड बाय डेवलपर्स। यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो ऑलरेडी डेवलपर्स के द्वारा क्रिएटेड है। दे कैन बी यूज्ड ओनली, दे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम सिर्फ यूज करेंगे, उसमें हम किसी भी तरह का अपना मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में क्या बोलेंगे, क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय यूजर्स। क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय यूजर्स, इसीलिए इसका दूसरा नाम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो जितने भी डेटा टाइप्स आते हैं उसे फर्दर दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक न्यूमेरिक, सेकेंड इज नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर जो आएंगे उसे भी हम लोग इंटीजर और फ्लोटिंग। नॉन न्यूमेरिक के अंदर कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। इस तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर में जो सी के अंदर आएगा उसमें आप एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये तीन ऐसे चैप्टर्स के रूप में आपको मिलेंगे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिस्ट में सी के अंदर रखा जाता है। तो हम लोग जब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे तो एरे, स्ट्रक्चर एंड यूनियन ये अपने आप में हमारे पास एक एक चैप्टर के रूप में आएगा, जिसे हम लोग डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी डेटा टाइप में हम लोग जिस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और यूज करेंगे शुरुआत से ही और हर प्रोग्राम में जनरली यूज में आता ही आता है, वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो ये कैटेगरी हमारा बना। इस तरीके से हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया। इंटीजर डेटा टाइप तो आप ये कह सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट। फ्लोटिंग में हम कह सकते हैं विथ डेसिमल पॉइंट। आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है और सबके बारे में मैंने बताया है। कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट, सिंगल न्यूमेरिक और सिंगल सिंबल्स, कुछ भी एक कैरेक्टर हो सकता है। और स्ट्रिंग में हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। यानी यहां जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं इसमें से किसी भी कैरेक्टर्स, चाहे न्यूमेरिक्स का कॉम्बिनेशन, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन या सिंबल के साथ मोर देन वन कैरेक्टर्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, आइदर इट इज मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, हम लोग उसको स्ट्रिंग डेटा कहेंगे। ओके, तो ये हमारा डेटा टाइप के क्लासिफिकेशन को बताया। अब हम लोग ऐसे टेबल्स को क्रिएट करने वाले हैं जिसमें सी के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होंगे, उनका मेमोरी कैपेसिटी क्या होगा, इन चीजों को हम इस टेबल के थ्रू आपको दिखाने वाले हैं।
ओके। तो हम लोग अब टेबल बना रहे हैं दोस्तों, जिस टेबल में प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप हैं, उनका प्रोग्राम के अंदर जब यूज होगा तो किस नेम से यूज होगा, उसे हम लोग कीवर्ड्स कहेंगे। हर डेटा टाइप का एक मेमोरी कैपेसिटी फिक्स किया गया है। मेमोरी कैपेसिटी का मतलब मेमोरी साइज, जो ये बताएगा कि इस डेटा टाइप से जो वेरिएबल क्रिएट होंगे वो मेमोरी में इतने बाइट स्पेस ऑक्युपाइड करेंगे और उस बाइट के अंदर इतने डेटा ही स्टोर हो सकते हैं। उस रेंज के ऊपर डेटा अगर इनपुट किया जाए उसे हम ओवरफ्लो सिचुएशन कहेंगे और हमारा कंपाइलर फिर उस केस में गलत कैलकुलेशन करता है, गलत आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो हमें जब काम करना है तो हमें डेटा टाइप के कैपेसिटीज को और रेंज को के अंदर काम करना होता है। तो हम कीवर्ड्स, मेमोरी साइज, रेंज और कंट्रोल स्ट्रिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये हम लोग अब बनाने जा रहे हैं। तो एक तरफ डेटा टाइप, फिर कीवर्ड, साइज का मेजरमेंट बाइट में होगा, रेंज क्या होता है वो भी बताएंगे, और एक कॉलम कंट्रोल स्ट्रिंग का आएगा। इतने चीजों को समझना होता है डेटा टाइप के केस में। जैसे हम लोगों ने बात किया कि एक कैटेगरी इंटीजर टाइप का डेटा होता है, मींस विदाउट डेसिमल पॉइंट। तो बिना डेसिमल पॉइंट का डेटा स्टोर करना हो उसके लिए सी आपको दो कीवर्ड सपोर्ट करेगा, एक इंट और सेकंड वन इज लॉन्ग इंट। ओके, इंट एंड लॉन्ग इंट, ये दो कीवर्ड्स हुआ। कीवर्ड्स को ही प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाएगा। ये हमने एक कैटेगरी बनाया, लेकिन प्रोग्राम के अंदर जब यूज करना है आपको तो आप ध्यान रखेंगे जो कीवर्ड्स के अंदर लिखा जा रहा है वो प्रोग्राम के अंदर यूज होगा। और जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में बात किए थे, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, वो हमेशा लोअर केस में लिखे जाते हैं। इसलिए यहाँ हम लोग जब इंट, लॉन्ग इंट वगैरह कुछ भी लिखेंगे ये हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे। इनको अगर आप एक भी लेटर कैपिटल या अपने इनके अकॉर्डिंग, इनके अगेंस्ट आप कुछ राइट करते हैं तो वो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा, कंपाइलर उसका मीनिंग अलग समझेगा, वो इसके अंदर नहीं आएगा। ओके, इंट टाइप अगर आप यूज करते हैं तो उसका मेमोरी कैपेसिटी 2 बाइट होता है, लॉन्ग इंट का 4 बाइट होता है। रेंज के बारे में हम लोग कुछ देर के बाद बात करते हैं। यहाँ कंट्रोल स्ट्रिंग %d और कंट्रोल स्ट्रिंग %ld। कंट्रोल स्ट्रिंग भी क्या है और क्यों यूज होगा उसके बारे में भी हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे, थोड़ा इंतजार करिए। हम लोग पहले एक टेबल बना लें। फ्लोटिंग डेटा मतलब विथ डेसिमल पॉइंट, इसके लिए भी हमारे पास 2 कीवर्ड सपोर्टेड है सी के अंदर, एक फ्लोट है और दूसरा डबल है। फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट, डबल डेटा टाइप 8 बाइट मेमोरी कैपेसिटी होल्ड करेगा। फ्लोट %f, %lf। फिर एक कैटेगरी हमारा कैरेक्टर का होगा। ओके, कैरेक्टर के लिए कीवर्ड char, कैर कीवर्ड यूज किए जाएंगे। इसका मेमोरी कैपेसिटी 1 बाइट होगा और यहाँ %c होगा। और एक स्ट्रिंग के लिए भी सी के अंदर जो कीवर्ड यूज होते हैं वो कैर ही यूज होता है। कैर, char,
यानी कैर कीवर्ड कैरेक्टर के लिए भी है और स्ट्रिंग के लिए भी है। ये डिटेल फिर और आपको स्ट्रिंग चैप्टर में पहुंचने के बाद हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे। साइज इसका नॉट फिक्स्ड, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का कैपेसिटी हम लोगों ने समझ लिया 1 बाइट, तो अब डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग आपने कितने कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन बनाया है, उस हिसाब से इसका साइज वेरी करेगा। अगर 10 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है तो 10 बाइट, 20 कैरेक्टर का स्ट्रिंग है तो 20 बाइट, इसलिए साइज में हम लोग लिखेंगे नॉट फिक्स्ड और यहाँ %s। अब सबसे पहले हम लोग बात कर ले कंट्रोल स्ट्रिंग का। डेटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कंट्रोल स्ट्रिंग सी के अंदर बनाया गया है। ये कंट्रोल स्ट्रिंग डेटा का जब जब प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट, सिचुएशन याद रखेंगे आप, आगे हम लोग जस्ट देखेंगे इन चीजों को यूज करना है, हर प्रोग्राम में ये चीजें यूज होंगी, इसलिए आप अभी उनके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं ताकि प्रोग्राम को लिखने के टाइम में आपको कोई परेशानी ना हो समझने में कि ये क्यों यूज किया जा रहा है। कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज होगा प्रोग्राम के अंदर डेटा का जब जब इनपुट होगा और जब जब आउटपुट होगा, उस टाइम में हमें इसको यूज करना होता है कंपाइलर को ये बताने के लिए कि हम किस टाइप के वेरिएबल को इनपुट और आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं। इसीलिए हर डेटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक फिक्स्ड कंट्रोल स्ट्रिंग बनाया गया है। हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि अगर हम %d लिखेंगे इनपुट और आउटपुट में तो कंपाइलर ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का होगा, तो इंट टाइप का। अगर हम %ld लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कंपाइलर समझ जाएगा कि वो वेरिएबल लॉन्ग इंट टाइप का होगा। अगर %f लिखेंगे मतलब वो फ्लोट टाइप का होगा। तो इस तरीके से कंट्रोल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होगा। यानी इसके बारे में अभी आप ये लिखेंगे यूज्ड to input or output the data within program। ओके, तो इनपुट और आउटपुट का जब कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां देखेंगे कि इसका यूज कहां आ रहा है। ओके, तो ये बातें हो गई कंट्रोल स्ट्रिंग की। अब एक रेंज के बारे में हम लोग बात करें। रेंज में क्या कॉन्सेप्ट होगा, जैसे 2 बाइट का मेमोरी कैपेसिटी अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो 2 बाइट का मेमोरी होल्ड जब होगा उसके अंदर डेटा कितना से कितना तक स्टोर होगा, ये हमारा रेंज कहता है। जैसे इंट के लिए हमारा रेंज होता है -327682 + 32767। यानी चूंकि इंटीजर पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी टाइप का डेटा होल्ड करेगा, बिना डेसिमल पॉइंट का, विदाउट डेसिमल पॉइंट का, पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी, तो ये हमारा रेंज हुआ कि -327682 + 32767 तक का ही डेटा 2 बाइट में स्टोर होगा। यानी इस रेंज से, रेंज ये बताता है कि आपको 2 बाइट के अंदर डेटा इतना ही रखना होगा। इससे अगर आप ऊपर जाते हैं, इससे अगर आप क्रॉस कर जाते हैं लिमिट, तो वो इंट के लिए ओवरफ्लो सिचुएशन होगा और हमारा कंपाइलर हमें इसके लिए एरर नहीं देता है, लेकिन वो लॉजिकल मिस्टेक्स करने लगता है। अगर ओवरफ्लो सिचुएशन डेटा टाइप में आ जाएगा तो इंटरनली प्रोग्राम का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा और आपको आउटपुट्स जो मिलेंगे वो गलत मिलेंगे, जिसको हम लोग गार्बेज कैलकुलेशंस कहते हैं। मेमोरी के उल्टा सीधा वैल्यूज जो होते हैं जिसका कोई काम नहीं है, उसे हम गार्बेज वैल्यूज कहते हैं, और गार्बेज वैल्यूज से अगर कैलकुलेशन होगा तो आउटपुट भी गार्बेज वैल्यूज ही प्रोड्यूस होगा। तो ये सिचुएशन कब आएगा, जब डेटा टाइप का ओवरफ्लो सिचुएशन हो। इसीलिए हमें रेंज का भी ध्यान रखना होता है कि 2 बाइट के अंदर डेटा हमारा इतना से इतना के बीच में ही हो। इसी तरह से नोट्स में आपको डिटेल 4 बाइट फ्लोट का, लॉन्ग का, डबल का और इन सभी चीजों का आपको डिटेल नोट्स में मिलेगा। आप इसको याद कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल के रूप में इंट का लेते हुए रेंज को मैंने कैलकुलेट किया है। ओके, तो इस तरीके से हमारा डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट सी के अंदर काम करता है। अब हम लोग जब इनको यूज करने के लिए जब जाएंगे तब हमारे पास डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने अब पढ़ लिया, समझ लिया, तो अब इसका हम एक एग्जांपल देख रहे हैं कि वेरिएबल को अब जब डिक्लेरेशन किया जाएगा तो देखिए सिंटैक्सेस कैसे आते हैं और यूज में कैसे ये आते हैं डेटा टाइप्स। ओके, बस हम लोग अब इनका एग्जाम्पल के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशंस देखेंगे।
कि डेटा टाइप का और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन कहाँ सेट किया जाता है और कैसे सेट किया जाता है। तो यहां हम लोग अब एक टॉपिक जैसे बनाया वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो प्रोग्राम के अंदर जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसका सिंटैक्स अब हो जाता है डेटा टाइप और वेरिएबल नेम और उसके बाद सेमीकोलन। एक चीज याद रखना है कि सी के अंदर हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज आप जब लिखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं जनरली, और उसमें किसी सेंटेंस का एंडिंग दिखाते हैं तो आप फुल स्टॉप देते हैं। तो आप कहते हैं डॉट दे दिया, फुल स्टॉप दे दिया, तो मीन्स कि वो सेंटेंस एंड हो गया। सी के प्रोग्रामिंग का भी स्ट्रक्चर यही कहता है कि जब हम अपने एक लाइन को खत्म करना चाहते हैं तो हमें कंपाइलर को बताना होता है कि ये लाइन खत्म हो गया। उस बात को बताने के लिए सेमीकोलन को सी के अंदर एज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिया जाता है। तो यहां जैसे ये सिंटैक्स हमने बनाया, तो अब आप देख रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में दोनों बात आ गया, डेटा टाइप का भी नाम आया, वेरिएबल का भी नाम आया। जैसे हम जब लिखेंगे इंट x, तो ये मैसेज दिया कि x एक वेरिएबल हुआ और इसका टाइप क्या हुआ, इंट हुआ। इस लाइन के रन करने के बाद इस लाइन से मीनिंग ये गया कि x के नाम से एक मेमोरी कैपेसिटी बनेगा, एक मेमोरी ब्लॉक्स बनेगा और इसका कैपेसिटी 2 बाइट का होगा। अगर हम लिखते हैं फ्लोट m, तो इसका मतलब m के नाम से मेमोरी जो बनेगा उसका कैपेसिटी 4 बाइट का होगा। इस तरीके से डेटा टाइप और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। आप एक ही डेटा टाइप का एक से ज्यादा वेरिएबल आप कॉमा से सेपरेट करके ले सकते हैं। इस केस में जब आप 3 वेरिएबल लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों वेरिएबल मिल करके 2 बाइट बनाएगा, नहीं। p का अपना स्पेस, q का अपना स्पेस और r का अपना स्पेस क्रिएट होगा। तीनों वेरिएबल्स को 2 बाइट, 2 बाइट और 2 बाइट का स्पेस एलोकेट होगा। तो इस तरीके से हमारा वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन प्रोग्राम के अंदर सेट किया जाता है। और आज आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीख लिया डेटा टाइप के माध्यम से। अब कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ असाइनमेंट हम करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि जब वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर हो, क्रिएट हो, उसके अंदर ब्लैंक ना हो। अभी जैसे इतना करके छोड़ रहे हैं तो मीन्स मेमोरी बन गया लेकिन मेमोरी ब्लैंक है। हम चाहते हैं कि जब वेरिएबल क्रिएट हो तो वो साथ ही साथ वैल्यूज को होल्ड करते हुए आए। तो हम उसके लिए सिंटैक्स बनाएंगे डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। अगर हम इस फॉर्मेट को यूज करें तो जैसे इंट x इक्वल टू 10, तो इसका मतलब होगा कि x को 2 बाइट का स्पेस मिलेगा और इसके अंदर 10 एज अ डेटा स्टोर होगा। फ्लोट y इक्वल टू 8.65 मीन्स कि y के नाम से जो मेमोरी बनेगा उसमें 8.65 आपका डेटा के रूप में रहेगा और इसका कैपेसिटी 4 बाइट होगा। अगर हमने लिखा कैर z इक्वल टू सिंगल कोट में d, तो इसका मतलब z एक मेमोरी क्रिएट करेगा 1 बाइट का और इसके अंदर डेटा के रूप में d स्टोर होगा। इस तरह से वेरिएबल, डेटा टाइप, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के साथ साथ असाइनमेंट्स, इन चीजों को हम लोगों ने अब यूज करना, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जब प्रोग्राम लिखेंगे हर प्रोग्राम में इन सभी कॉन्सेप्ट्स का आपको यूज होता हुआ दिखेगा। तो अब आप किसी भी प्रोग्राम को देखेंगे कहीं लिखा हुआ मिल रहा है बुक्स में, इंटरनेट पे, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, सी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनपुट और आउटपुट करते हुए प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। यानी नेक्स्ट वीडियो से आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन शुरू हो जाएगा। सी के अंदर प्रोग्राम लिखने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग में, वो सभी हम लोगों ने कर लिया है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। नमस्कार।